गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 19 तक का अपना पूरा हो गया है। आप लोगों ने काम भी कर लिया होगा, वर्कशीटें आपको मिल रही हैं। अब अपन बात करें बजट। देखिए चैप्टर नंबर 10 जो विश्व परिवहन था वो अपने कोर्स में से हटा दिया गया है। तो अब अपन बात करेंगे परिवहन की। हाँ, ये है चैप्टर नंबर 20 और ये भारत के बारे में है। ठीक है, तो अब इसका जो नंबर है इसमें से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर को आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है। तो बेटा जब अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें परिवहन होता क्या है, परिवहन से मतलब क्या होता है। तो परिवहन का मतलब सीधा सीधा है जो वस्तुओं को और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए उसे अपन परिवहन कहते हैं। तो परिवहन के साधन किसी देश के उद्योग, कृषि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरीके से शरीर में रक्त वाहिका यानी धमनियां का कार्य, ठीक उसी प्रकार का महत्व किसी राष्ट्र के लिए या किसी देश के लिए परिवहन का होता है। जैसे देखिए हमारा शरीर का कोई भी पार्ट लगातार ढंग से काम करता रहे, इसके लिए वहां तक ब्लड का पहुंचना यानी खून का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये काम धमनियां करती हैं। ठीक इसी प्रकार से देश का कोई भी हिस्सा लगातार अपनी जरूरतों को पूरा करता रहे और वहां पर उत्पादन और उपभोग लगातार चलता रहे, इसके लिए क्या चाहिए? परिवहन के साधन चाहिए। क्योंकि यही कच्चे माल को फैक्ट्रियों के लिए और तैयार माल को मार्केट के लिए यानी लोगों को उपभोग के लिए लगातार पहुंचा रहता है। और जिस क्षेत्र में ये रुक जाए वो क्षेत्र धीरे धीरे करके अपने विकास के स्तर को खो देता है। तो किसी भी देश में परिवहन तंत्र की सघनता और आधुनिकता वहां के आर्थिक विकास का संकेत है। भारत एक विशाल देश है, इसमें प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक व अन्य विविधताएं पाई जाती है और इन विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधने में परिवहन साधनों का एक विशेष योगदान है। तो परिवहन के माध्यम से कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। परिवहन के साधनों को अपन ऐसे वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए अगर अपन बात करें बेटा तो स्थल, जल और वायु। स्थल में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, और पाइपलाइन। जल परिवहन में अपन बात करें तो अंतःस्थलीय, जो नदियों, झीलों, तालाबों में इनमें होता है, और अपन कहें महासागरीय परिवहन जो महासागरों में। वायु परिवहन को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी स्थल परिवहन की, और स्थल परिवहन में भी सबसे पहले बात करेंगे सड़क परिवहन। तो इससे पहले अपन बात करें बेटा जी परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा परिवहन या तो विकसित होता है या विकसित नहीं होता। तो भारत एक विशाल देश है जहां सभी प्रकार की विविधता उपस्थित है। परिवहन के साधनों का वितरण और सघनता कई कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार से भौतिक कारक। 50% से अधिक रेल मार्ग उत्तर भारत में, कच्ची सड़कें अत्यधिक मैदानी भागों में, जबकि पक्की सड़कें पठारी भागों में। देखो सड़क परिवहन को विकास करने के लिए धरातल समतल होना चाहिए, उत्तर का मैदान सबसे ज्यादा समतल है, इसलिए वहां पर परिवहन के रेल परिवहन का विकास रहा। उत्तर भारत में बारिश की वजह से हर साल काफी नुकसान होता है, इसलिए सबसे ज्यादा अच्छी सड़कें वहीं पाई जाती हैं, पत्थर वगैरह की कमी है। जबकि अपना जो पठारी भाग है वहां पर प्रचुर मात्रा में पत्थर उपलब्ध है, इसलिए वहां पर पक्की सड़कें पाई जाती है। सांस्कृतिक कारक, पश्चिमी रेगिस्तान में कम विकास हुआ है, इसलिए वहां पर जनसंख्या का निवास कम है, जनसंख्या कम है तो परिवहन के साधन कम होंगे। फिर आर्थिक कारक, परिवहन और औद्योगिक बहुलता वाले क्षेत्रों में परिवहन मार्गों का विकास अधिक होता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाएंगे,
उद्योग धंधे पाए जाएंगे, वहीं पर परिवहन के साधनों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और वहीं पर उनका विकास ज्यादा पाया जाएगा। फिर अपन बात करें सुरक्षात्मक कारण। देखिए, देश के बॉर्डर रोड जो अपने देश की सीमाएं हैं, उनके पास परिवहन के साधनों का विकास बड़ी मात्रा में किया गया। सुरक्षात्मक कारण है क्योंकि हमने चीन के साथ जो युद्ध हारा, उसका बहुत बड़ा कारण सड़क परिवहन की कमी थी, क्योंकि हम अपने सैनिकों को उनकी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं कर पा पाए, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सीमा की सुरक्षा और सैनिकों की आवश्यकताओं और सैन्य सामग्री पहुंचाने के लिए विकास किया जाता है। सन 1962 में चीन के आक्रमण का मुकाबला हम परिवहन साधनों के अभाव में पूरी शक्ति से नहीं कर पाए थे। फिर अपन बात करें राजनीतिक कारक। सरकारी नीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति व उद्देश्य का भी परिवहन के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब अपन बात करें बेटा जी, सबसे पहले सड़क परिवहन। तो भारत में सड़क परिवहन का महत्व आदिकाल से रहा है। परिवहन के अन्य साधनों का आधार स्तंभ है। जाहिर सी बात है, अगर आपको जैसे मान लीजिए रेल परिवहन का इस्तेमाल करना है, तो रेलवे स्टेशन तक आप किसी न किसी सड़क मार्ग से होके जाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधा आप रेल की पटरी के पास में, अगर आपके घर के पास से रेल की पटरी जा रही है तो आप वहां से बैठ जाओगे, नहीं, आपको कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, फिर वहां से आप रेल ले सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए आपको सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एयरपोर्ट जाने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बंदरगाह तक जाने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भारत में सड़कों की व्यवस्था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि आज से लगभग 5000 से 6000 वर्ष पूर्व भारत में पक्की सड़कें थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को उत्तर पश्चिमी सीमांत से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करवाया था, जो पक्की सड़कें थी। उसमें पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था थी। सम्राट अशोक ने भी सड़कों का विस्तार और अन्य राजकीय मार्गों का स्थिति को सुधारा। ईसा से भी 400 साल पहले 400 से लेके 300 साल पहले तक उत्तरी भारत में 2 आंतरिक व्यापार मार्ग होता था, जो कि पाटलिपुत्र से काबुल सिंध घाटी तक था। 700 ईस्वी में चीनी यात्री ताओसे ने भारत और चीन के मध्य 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया था। शेरशाह सूरी ने ढाका, जो कि अभी बांग्लादेश में है, से बना वाराणसी, जिसे बनारस कहते हैं, आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर तक, जो पाकिस्तान में, वहां तक सिंधु घाटी तक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, जिसकी शाखाएं आगरा से जोधपुर, आगरा, इंदौर और लाहौर से मुल्तान तथा आगरा से चित्तौड़गढ़ तक जाती है। ब्रिटिश काल में भी भारत में सड़क मार्गों का निर्माण करवाया, लेकिन जैसे रेल परिवहन का विकास शुरू हुआ, उन्होंने सड़क मार्ग को छोड़ दिया और रेल परिवहन का विकास करवाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा माल को वो बंदरगाहों तक पहुंचाकर फिर अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंचा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुनः सड़क मार्गों का विकास तीव्र हुआ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 2015 में सड़कों की कुल लंबाई 48.85 लाख किलोमीटर है, जो देश के कुल परिवहन का लगभग 80% करती है। अब हम बात करें सड़क परिवहन का महत्व, उपभोक्ता के घर तक पहुंचना। आप अपने घर से अपना शुरू कीजिए और जहां पर आपको जाना है वहां तक पहुंच सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आपको अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो उसके घर तक आप अपना परिवहन शुरू करते पहुंच सकते हैं। भले ही आप घर से टैक्सी लीजिए या रिक्शा लीजिए, बस स्टैंड जाइए, वहां से बस लीजिए और अपने रिश्तेदार के जहां भी आपको, रिलेटिव के यहाँ जहां भी आपको जाना है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। व्यापकता, ऊबड़ खाबड़ वनस्पति सभी धरातली क्षेत्रों में सड़क निर्माण संभव है। कृषि विकास में संभव है। खेतों तक रेल मार्ग या वायु मार्ग नहीं पहुंचते, खेतों तक जाने के लिए बेटा जी सड़क मार्गों को ही बनाया जाता है। तो खेत तक आप सड़क मार्ग के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। आपका खेत का जो उत्पादन है उसको मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। खेत में जो आपको खाद, बीज और उन सबकी जरूरत है, मार्केट से ले जाकर खेत तक उसको पहुंचा सकते हैं। लचीलापन से कहीं भी रोककर सवारी व सामान को इसमें चढ़ाया और उतारा जा सकता है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, दूध, फल, सब्जी जैसी सामग्रियों का मांग क्षेत्रों तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। कम दूरी में आदर्श परिवहन का साधन है ये। युद्ध काल और प्राकृतिक आपदा के समय सड़क मार्ग ही सदैव उपयुक्त रहते हैं, क्योंकि जैसे देखिए दुश्मन देश ने आपकी रेल की पटरियों पे बॉम्ब डाल दिया, आपकी एयरपोर्ट पे बॉम्ब डाल दिया, तो ना तो वहां पर रेल मार्ग का कर सकता है, ना वायु मार्ग प्लेन टेक ऑफ ही नहीं कर पाएंगे या लैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसने सड़क पे बॉम्ब डाल भी दिया और सड़क पर गड्ढा हो गया तो फ्लाइट में सो के ले सकते, ऐसा तो कोई समस्या नहीं कि नहीं भाई
बस केवल पक्की सड़क पे ही चलेगी या ट्रक केवल पक्की सड़क पे ही चलेगा, कच्ची सड़क पे भी चलता है, टूटी फूटी सड़कों में चलता है। तो ये एक सॉल्यूशन है उसका। अब अपन बात करेंगे बेटा जी भारतीय सड़कों के वर्गीकरण या प्रकारों की। तो बेटा जी भारत में जो सड़कें है ना, इनको अपन शॉर्ट में देखना है। चलिए फिर बात है। तो सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग, जिन्हें अपन नेशनल हाईवे कहते हैं, एनएच कहते हैं। फिर राज्य महामार्ग, जिन्हें अपन एसएच कहते हैं, स्टेट हाईवे कहते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़क। फिर ग्रामीण सड़कें, और फिर बात करें बेटा जी अपन सीमावर्ती सड़कें। तो हिंदुस्तान में 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की सड़कें मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें कच्ची सड़कें भी हैं जिनको अपन नहीं शामिल करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा जी राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव का काम केंद्र सरकार का है, और ये 1950-51 में इनकी लंबाई 19,700 किलोमीटर थी, जो कि अब बढ़कर 1,04,75 किलोमीटर हो गई है। देश में कुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 292 राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.7% है, किंतु ये सड़क यातायात का 40% भाग वहन करती है। ये देश के प्रमुख शहरों को, प्रमुख बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसके अंतर्गत हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, यानी 2 सपने थे। उनमें से एक तो वो अपने जीवन काल में पूरा करके चले गए, खुद ही ने पूरा किया, और दूसरा शायद भविष्य में कभी हो पाए। पहला था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये क्या था? मान लीजिए ये भारत का एक लगभग है, मैं ये नहीं कहूंगा ये सही है, लेकिन अपन रफ बनाते हैं। तो मान लीजिए बेटा कि यहां अपना दिल्ली, यहां मुंबई, यहां चेन्नई और यहां कोलकाता, इन चारों को मिलाते हुए एक नेशनल हाईवे बनाया गया और नाम दिया गया उसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है। तो स्वर्णिम ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी। इसकी अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबा 4 से 6 लेन वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। इनका निर्माण के बाद महानगरों के बीच समय, दूरी और तथा यातायात की लागत बहुत कम होगी। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा एक और उनका प्रोजेक्ट था, इसको अपन छोटा सा ये अपन इसको शॉर्ट में बना लेते हैं। यहां अपना श्रीनगर, यहां कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण ये अपना सिलचर असम का, और ये गुजरात का पोरबंदर। इन दोनों को आपस में यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इनको आपस में देश के 4 दिशाओं को आपस में जोड़ते हुए उन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे का निर्माण कराना शुरू किया। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा जम्मू कश्मीर से के श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 4,016 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है वो 4,016 किलोमीटर है। 4,016 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी यानी जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ता है। और अपन बात करें इसकी आसाम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3,640, ये बेटा जी 3,640 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। फिर बूट, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर।
तो सड़क मार्गों पर भारी दबाव तथा सड़कों के विकास के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त होने पर राष्ट्रीय राजमार्गों को निजी बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो बूट परियोजना में शुरू की। इन हुआ था, भारत सरकार के पास पैसों की कमी तो थी, तो उन्होंने क्या किया,